मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो पॉडकास्ट होने वाला है, जो युवा अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन होने वाला है। मैं एक जिम संचालक हूँ। मेरा जिम का नाम है अखाड़ा पालमपुर में, और मैं जिम के थ्रू मैं बच्चों को बायोमैकेनिक्स, ड्रग्स, बायो हैकिंग, न्यूट्रिशन के बारे में टीच करता हूँ। मेरी अभी शादी हुई है रिसेंटली। मैंने पूरे अभी अगर मैं पालमपुर की बात करूँ या कांगड़ा की बात करूँ, इवन मैंने जितनी भी लड़कियाँ देखी हैं, आई हैवंट सीन एनीबॉडी जिसके एब्स हों। मेरी वाइफ के एब्स हैं, है ना। शी वॉज ऑफ 75 kgs। अच्छा। इसका गॉल ब्लैडर रिमूव है, गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया। दोनों किडनीज में इसको स्टोन्स भी हैं। क्रेटिनिन बॉडी में बनता है, जिसकी वजह से हम इसकी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन या क्रेटिन तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते, है ना। तो बड़ा सारा मुश्किल था। सो शी हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम 75 to 53, 54 kgs। काफ़ी युवा जो हैं वो फास्ट फूड खाते हैं जी, समोसा खाते हैं। क्या एक फिटनेस के लिए फास्ट फूड खाना ज़रूरी है? फिटनेस नहीं, मतलब एक नॉर्मल बंदे को रेगुलर, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि हर कोई फास्ट फूड खाता है। काफ़ी युवा जो हैं जी, वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, ये इंजेक्शन से अपनी बॉडी बना लेते हैं। जी जी। जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास राणा विक्की में। तो आज हम पॉडकास्ट करने के लिए आए हुए हैं पालमपुर में। आज मेरे साथ में है साहिल, जो कि एक अखाड़ा जिम करके पालमपुर में चलाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो पॉडकास्ट होने वाला है, जो युवा अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन होने वाला है। सारा पॉडकास्ट ध्यान से सुने। तो सब मेरे साथ में है साहिल भाई जी। साहिल भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो सबसे पहले आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। सबसे पहले मेरे दर्शकों को आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम साहिल है। लोग मेरे को प्यार से जेरी बोलते हैं, एज इज माई सोब्रिकेट। मैं एक जिम संचालक हूँ। मेरा जिम का नाम है अखाड़ा पालमपुर में, और मैं जिम के थ्रू मैं बच्चों को बायोमैकेनिक्स, ड्रग्स, बायो हैकिंग, न्यूट्रिशन के बारे में टीच करता हूँ। जी। काफ़ी युवा जो हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई आर्मी में बनना चाहता है, लेकिन आपने जो है वो फिटनेस लाइन ज्वाइन की, वो कैसे सफ़र रहा आपका? ये बड़ा रोलर कोस्टर जैसा था मेरा फिटनेस को ज्वाइन करना। एक्चुअली मेरा जो मूल स्वभाव है वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक है। तो मैं बचपन में था तो मैं अकेला रहना पसंद करता था, ज़्यादा सोशेबल था नहीं, और बड़ी सारी चीज़ें थी, तनाव भी थे मानसिक। जब मैंने फ़िटनेस को लेके मैं बड़ा ज़्यादा बुली हुआ बचपन में, क्योंकि मेरा वेट था 46-47 kgs के आसपास। तो जब मैं कहीं पे जाता था, मैं एक शादी में गया था, मैं लास्ट टाइम भी एक पॉडकास्ट हुआ था, मैंने उसमें भी इसके बारे में बात करी थी कि मैं बड़ा ज़्यादा पतला हुआ करता था। शादी में गया, मेरे को बड़ा ज़्यादा बुली किया गया, मतलब इट वॉज वेरी डिसहार्टेंड। लेटर आई स्टार्टेड पोरिंग माई हार्ट टू माई फैमिली। सो उनको मैंने बड़ा ज़्यादा फोर्स किया कि मेरे को जिम करवा दो। ऑल्दो उस टाइम पे फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा बेटर नहीं चल रहा था, तो फैमिली भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जैसे पता है फिटनेस में बताते हैं ऐसा एक बोगी मैन बना दिया कि फिटनेस में बड़ा ज़्यादा खर्चा होता है जी। तो फिर एनी हाउ मैंने वो जिम ज्वाइन किया, एंड आई स्टार्टेड लविंग दिस अप। मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता था जैसे मैं अपने बॉडी को कैनवस की तरह फील करता था। मेरे लिए फिटनेस जो था ये एक स्पोर्ट्स की तरह नहीं था, ये मेरे लिए ना एक आर्ट की तरह था कि मैं कुछ पर्टिकुलर कोई चीज़ कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ पर्टिकुलर मसल के लिए, ताकि वो डेवलप हो या वो किस तरीके का दिख रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड हियर। काफ़ी युवा जो हैं जी, वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, ये इंजेक्शन से अपनी बॉडी बना लेते हैं। जी जी। लोगों को डर भी होता है कि हमारा बेटा भी कहीं स्टेरॉइड यूज़ करेगा, क्योंकि स्टेरॉइड के काफ़ी जो हैं वो हानिकारक होता है। तो स्टेरॉइड के बारे में और इंजेक्शन के बारे में आप युवाओं को बता दीजिए कि क्यों वो नहीं लगाने चाहिए। मैं ऐसे इसके बारे में बताता हूँ ना। देखो मेरे पास बड़े सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे, इवन मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो बॉडी बिल्डर्स हैं। तो ऐसा समझो कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग पर्टिकुलरली अगर आपको जाना है, अगर आपको बीइंग अ प्रोफेशन उसको चूज़ करना है, तो आपको स्टीरॉइड्स पे जाना ही पड़ेगा। इवन अगर आप पावर लिफ्टिंग भी देखोगे या कोई और स्पोर्ट्स भी देखोगे, क्रिकेट वगैरह भी देखोगे, तो उसमें भी आपके पीईडीज़ यूज़ होते हैं। परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स अगर यूज़ नहीं हो रहे हैं, जैसे आप मान के चलो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। किसी टाइम पे ना सचिन तेंदुलकर या गांगुली खेलते थे, तो साल में 1 या 2 सीरीज़ होती थी, एक टेस्ट मैच होता था और हो जाता था। आज की डेट पे लोगों को समझ आ गया कि पब्लिक डिमांड कितनी ज़्यादा है क्रिकेट को लेके। तो आप देखो कि हर दूसरे तीसरे मंथ में कोई ना कोई क्रिकेट का कोई ना कोई सीरीज शुरू हो जाती है, चाहे वो T20 है, चाहे वर्ल्ड कप है, IPL आ जाएगा ना। तो अब पूरा साल वैसा राउंड द क्लॉक आपको वो देना पड़ेगा ना परफॉर्मेंस। सो फॉर दैट परफॉर्मेंस सेक वन मस्ट गो फॉर द PEDs।
दूसरी बात है कि ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये हानिकारक हैं या नहीं हैं, ये हानिकारक तो हैं। आप कोई भी चीज़ बाहर से बॉडी में इंडल्ज कर रहे हैं, चाहे वो थोड़ी सी मात्रा में क्यों नहीं है, जब भी कोई चीज़ आर्टिफिशियली आपकी बॉडी में जा रही है तो प्रॉब्लम करेगी। HPT एक्सेस बंद हो जाते हैं, LH और FSH मिमिक करना बंद कर देगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी और लीवर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बड़े सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट आप ऐसा समझो कि अगर आप किसी अच्छे इंसान के राइट गाइडेंस में अगर आप उसको ले रहे हैं तो वो उसका उतना ही कम उसका साइड इफेक्ट कर देगा जितना आपको बीड़ी या सिगरेट से होता है। ऐसा नहीं हो सकता, जीरो तो कोई भी नहीं कर सकता। बट लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है? बॉडी बिल्डिंग इज़ अ प्रोफेशन, राइट? सो पीपल आर वर्किंग ऑन इट। वो सारी की सारी बायो हैकिंग्स कर रहे हैं, उसके लिए सारे प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हैं। उनको पता है कि SCGs HMGs कब यूज़ करने हैं, OCT कब होगा, PCTs कब होंगी। एक यंग बच्चा जो जिम आता है, जिसकी एक तलब है कि मेरे को जल्दी से बॉडी बनानी, क्योंकि इंस्टेंट उसको डोपामिन रिलीज करना है ना, सेम है कि मतलब उसको इंस्टाग्राम पे कोई दिखा उसको बिल्कुल वैसे का वैसे ही बनना है। तो वो क्या कर रहा है, वो आ रहा है और उसने ड्रग्स ले लिए। अब उसने किससे ड्रग्स लिए हैं? सप्लीमेंट स्टोर से ड्रग्स ले लिए, या पता नहीं किसी अपने भाई से ड्रग्स ले लिए, जो शायद उसमें नॉलेज भी नहीं रखता है ना, उसका स्टडी उस चीज़ का नहीं है। तो प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम होगा तो ये इतना घातक प्रॉब्लम हो सकता है कि शायद जान भी चली जाए। अच्छा जी। तो ये हमारे को प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, अगर मैं इसको ना कंसेप्चुअलाइज करूँ इसको, तो ये ऐसा है कि बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। जीनियस इज अबाउट टू नो व्हेन टू स्टेप इन एंड व्हेन टू पुश ऑफ, है ना। विद द राइट गाइडेंस आप सब कुछ कर सकते हैं, सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं। आप देखो कि कितने कितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, वो अपनी फैमिलीज भी चला रहे हैं, बच्चे भी हो गए हैं, फैमिलीज भी अच्छी चल रही हैं, अच्छा खासा कम। आजकल जो अभी कल की कोई न्यूज़ थी, कोई जिम करता था जो, उसको हार्ट अटैक आ गया। काफ़ी जिम करने वालों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। जी। तो आप बताएं कि मतलब वो क्यों हो रहा है? मैं इसके बारे में बताता हूँ। इट्स नॉट अ स्टेरॉइड, ये अलग किस्म की PEDs होती हैं। इसको बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में एम्प और टर्मिन्स। ये 2 इंजेक्शंस होते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकें। ये परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स हैं। पीपल हु आर नॉट अवेयर विद दीज थिंग्स ना, वो क्या करते हैं, वो इनको लेना शुरू करते हैं। जैसे मान ज़्यादा के चलो, मात्रा में। हाँ, ये ऐसा एम्प ऐसा काम करेगा या टर्मिन ऐसा काम करेगा। सपोज कर लो यू आर लिफ्टिंग 100 kgs, तो आपको ना ये एक काइंड ऑफ सिग्नल भेजेगा आपके ब्रेन को कि आप ना इससे ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा। वो एक कॉन्फिडेंस हायर लेवल पे होता है। अब वो तो चलेगा कि आपने कर लिया। आप सोचो कि अगर एक बच्चे का कोई बंदा ना वॉक कर रहा है, और वॉक करते करते अगर उसको हार्ट अटैक आ गया, तो मैं मान सकता हूँ कि उसकी हार्ट बीट फास्ट होगी। हाँ। आपका एक्सपीरियंस पिछले 25 साल का है, आपका मार्शल आर्ट्स में भी या जिम भी जाते थे आप, तो आपको पता होगा कि बेंच प्रेस में किसी की भी सांस बड़ी ज़्यादा फूलने वाली नहीं है। अगर स्टिल कोई बंदा बेंच प्रेस लगाता लगाता अगर मर जा रहा है, तो इसके चक्कर में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने PEDs ले रखे हैं। अच्छा। ऐसे कभी नहीं हो सकता। बूढ़े बुजुर्ग हैं, मेरे पास भी बड़े सारे एल्डर्स हैं, वो आते हैं एंड दे आर वर्किंग आउट, ये फंक्शनल ट्रेनिंग्स हो रही हैं, सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, आज तक कभी नहीं हुआ। बट कल को मान के चलो कि कोई आदमी ऐसा करता है, वो PEDs ले लेता है, उसका सहारा ले रहा है टू ग्रो। अभी ऑन अनदर डे आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई ब्रदर, हिज नेम इज़ अनुभव भैया। सो वो पिछले 20 साल से जो है बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप मिले भी उनसे। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो भी मेरे को बता रहे थे कि उनका एक कोई दोस्त था, उसने PEDs की जगह पे उसको, जब लास्ट टाइम पे जब एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम जब स्टेज पे जा रहे होते हैं ना, तो हम बड़ा एम्प्टी सा फील करते हैं, बॉडी में वाटर नहीं है, बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है। तो फॉर दैट से किसी लड़के ने उनके दोस्त को इंजेक्शन लगा दिया PEDs का। अच्छा। तो उन्हें पता नहीं था, वो उन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया, बट उसके बाद ना जैसे वो एम्प का जो असर था वो ख़त्म हो गया, उनको इतना लथार्जिक फील हो रहा था, वो इवन वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि उनका मन ही नहीं कर रहा था कि वो जिम भी कर पाएँ, उनका मन कर रहा था वो सुसाइड कर ले। सो ये इस लेवल तक जा सकता है। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि किसको कितनी मात्रा में लेना है, किसके अंडर लेना है। अगर आपका कोच डिसाइड कर रहा है आपके लिए, या उसका सजेशन है, और वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, आपको उसके पास्ट को भी तो जानना पड़ेगा। अगर वो बोल रहा है तो आप ले सकते हैं, अगर आप एक एथलीट हैं। बट जनरल पब्लिक जिसको अच्छी खासी फिजिक बनानी है या जिसको फिटनेस के लिए करना, आई डोंट कंसीडर कि उसको इन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। हमारे हिमाचल से काफ़ी कम युवा जो हैं एक्टिंग में जाते हैं जी, मॉडलिंग में जाते हैं जी, और ना ही कोई बॉडी शो या कोई मिस्टर इंडिया में जाता है। जी। तो कोई अगर मिस्टर इंडिया में जाना चाहता है, बॉडी शो में जाना चाहता है, तो उसके लिए आप युवाओं को बताइए कि क्या शुरू से करना पड़ेगा उसको। देखो, स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है कि जेनेटिक प्लेस अ बिग रोल।
इन बॉडी बिल्डिंग। मैं पर्टिकुलर बिग लो उसकी बात करूँगा आपकी बॉडी बिल्डिंग की, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में बात करूँ तो वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि मैं लोगों को ब्लाइंड समझ रहा हूँ, मैं कुछ भी बता रहा हूँ, है ना। तो जिस चीज़ के बारे में मेरे को नॉलेज है मैं उसी के बारे में बात करूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बॉडी बिल्डिंग के अगर मैं पर्सपेक्टिव से बताऊँ, किसी बच्चे को बॉडी बिल्डिंग करना है तो पहले उसको स्टार्टिंग में 1 या 2 साल जिम में देने पड़ेंगे, राइट। वो जिम में देगा, अच्छी फिजिक मेंटेन करेगा, जेनेटिक के अकॉर्डिंग चलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए वर्कआउट के साथ साथ, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी रिकवरी नहीं हो रही है तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको एक वक्त पे स्टीरॉइड्स पे या पीईडीज पे आना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर कोई ये भी बोलता है कि यार मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में खेल रहा हूँ, बड़ी सारी फेडरेशन है, मैं नाम नहीं लूँगा, और वो क्लेम करते हैं कि वहाँ पे जो बच्चे जो कम्पीट कर रहे हैं वो नेचुरल हैं, बट वो भी नेचुरल नहीं है। वो ऐसा करते हैं कि वो अभी ड्रग्स ले लेंगे, स्टीरॉइड्स पे चले गए, 3 महीने के बाद वो पीसीटी करेंगे, अपना ऑन साइकिल थेरेपी या पोस्ट साइकिल थेरेपी करेंगे। कुछ टाइम के बाद जब बॉडी में उसका एक भी सिम्टम नहीं दिखेगा, जब उसका एचपीटी एक्सेस ढंग से काम करना शुरू कर गया, जीएनआरएच वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो उसी फिजिक को लेके जाएगा वहाँ पे शो में और वो जीत जाता है और फिर बाद में बोलते हैं कि हम नेचुरल हैं। तो आप ऐसा समझो कि अगर आपको इस गेम में घुसना है आपको स्टीरॉइड्स पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक अच्छा जिम ट्रेनर या आपको अच्छा कोच चूज़ करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। बड़े सारे अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं हिमाचल में, फिर भी कमी है इसकी। बाहर बड़े अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं जो मैं एक बार मेरा जो स्टडी हुआ है वो हुआ है डॉक्टर दिव्य प्रकाश के अंडर। एक और कोच हैं सिद्धांत जायसवाल, अनस्टॉपेबल सीड के नाम से हैं। सो आई वॉज प्लानिंग टू परस्यू माई फिटनेस आगे का जो भी है अंडर उनके, ताकि मेरे को थोड़ा सा नॉलेज हो, ताकि मैं आगे नॉलेज स्प्रेड कर सकूँ। बॉडी बिल्डिंग तो चलो मुझे नहीं करना, है ना। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। जो अच्छा कोच होगा वो आपको अच्छे तरीके से ड्रग्स भी अंडरस्टैंड करवाएगा, वो आपको अच्छे तरीके से वर्कआउट भी करवाएगा, वो आपको टेक्निकली बायोमैकेनिक्स, ड्रग्स, न्यूट्रिशन, बायो हैकिंग वगैरह भी सिखाएगा। तो आपका सब कुछ हो जाएगा, आपको बस ये करना है। और अगर मान के चलो कि कोई बच्चा है उसके पास इतना सुविधा नहीं है, या मान के चलो क्योंकि कोचेज़ की फ़ीस बड़ी ज़्यादा होती है, तो उस केस में उसको खुद स्टडी करना पड़ेगा बड़ी सारी चीज़ों को, तो जिसके थ्रू वो अच्छी खासी अपना मतलब जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है। एक बार बेटर नींव होगी तो आपको कोई भी पिक कर लेगा, मेरे को ऐसा लगता है ना। जब चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, तो वो है। आपका इस लाइन में रोल मॉडल कौन है और क्यों है? एक रोल मॉडल का नाम तो मैं ले बैठा, अनस्टॉपेबल सीड। बड़े टाइम पहले जब मैं जॉब करता था, मैं एविएशन में था, तो मेरे को थोड़ा सा मुश्किल होता था मेरे डाइट्स को, मील्स को प्रिपेयर करना या जिम करना बड़ा, क्योंकि राउंड द क्लॉक वर्क था मेरा। कभी मॉर्निंग के रोस्टर्स हो रहे हैं, कभी इवनिंग के रोस्टर्स हो रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज़ ऑफ अनस्टॉपेबल सीड। तो बीइंग एन एथलीट मेरे को बड़े कम जो है वो मेरे रोल मॉडल्स हैं। एक मुझे सिद्धांत जायसवाल बहुत अच्छा लगता है, एक बंदा जिसकी फिजिक के बारे में सारे बात करते हैं लेकिन उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका नाम है क्रिस बम्स्टेड। बहुत फेमस है वो। तो उसका इवन वो मेरे से 1 मंथ छोटा है, बट अगर आप उनकी फिजिक देखोगे या जिस तरीके का उनका लाइफस्टाइल रहा वो बड़ा अलग था, तो वो बड़ा इंस्पायर करता है। अभी मैं अनुभव भैया के साथ बात करता हूँ, सो व्हेनेवर वी टॉक फॉर इन इंग्लैंड की इतना बात कर लेते हैं कि कई बार तो समझ में नहीं आता कि हम वर्कआउट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उनसे मेरे को बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ही इज़ माई रोल मॉडल। डॉक्टर दिव्य प्रकाश इज़ माई रोल मॉडल। देयर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, हिज नेम इज़ अनुज भौरियाल, सो ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। तो मेरे को मैं वो भी अभी कृष्णा सर के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं, श्रेडेड कृष्णा, वो उनका भी स्टूडेंट है, अमित आगरे। अभी IFBB प्रो कार्ड जीता, भी ओलंपिया में भी हुए हैं वो, तो वो उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। सो आई आस्क देम अब कि आपने क्या नया सीखा, सो ही टीच में अब की क्या है क्या नहीं है। प्लस मेरे को अगर मैं ऐसा बताऊं कि मेरे को लर्निंग प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, मेरे को मेरे बच्चे भी बड़ा ज़्यादा इस प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। सम ऑफ देम आर्यन, कृष्णा, हृदेश, सो आई टॉक टू देम। वो नई नई चीज़ें लेके आते हैं, कुछ उन्होंने जैसे सीखा है, तो दे आस्क मी अप, फिर मेरे को उनको बताना पड़ता है, फिर आई स्टडी दैम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसमें मेरे को बड़ा वो होता है। तो लॉट ऑफ इंस्पिरेशंस। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जैसे कई बंदे बोलते हैं ना कि मैं तो किसी एक से इंस्पायर होके या मैं सेल्फ मेड हूँ। मैं सेल्फ मेड कभी बन ही नहीं सकता। मेरे में ना, अगर आप मेरे को ऐसा पूरे का पूरा देखोगे तो आपको हर दूसरे तीसरे % में कोई ना कोई दिखेगा, है ना। तो वैसा है। आज तक अपने इस फील्ड में कितने टाइटल जीते हैं?
मैंने सुना है आप वेजिटेरियन भी हो, उसके बारे में भी थोड़ा मैं बॉडी बिल्डिंग करता था। मैंने मिस्टर हिमाचल, मिस्टर नॉर्थ इंडिया खेला है। मिस्टर हिमाचल में मेरा गोल्ड मेडल था और मिस्टर नॉर्थ इंडिया जो है वो उसका मेरा 3rd रैंक था मेरी अपनी कैटेगरी में, क्योंकि मिस्टर नॉर्थ इंडिया पे जिस टाइम मैंने वहाँ पे, वो ना एक ऐसा होता है ना कि आप अपने एक कुएं में रह रहे हो, तो आप कुएं के मेंढक हो, तो आपको लग रहा है कि यही दुनिया है। बट व्हेन आई गो आउटसाइड ऑफ दिस हिमाचल वाला गेम ना, तो उस टाइम पे आई गेट टू नो कि जब व्हेन आई, पहले तो मैं हॉर्स विद ब्लिंकर्स ही था टोटली, कि मतलब ऐसे देखना ही नहीं था। उस पॉइंट पे देखा तो मैंने देखा कि मेरे से सारे ही बड़े हैं जितने भी थे। मैं वहाँ पे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे साथ कोई चीटिंग हुई, क्योंकि सब्जेक्टिव गेम में कई लोग बोलते हैं ना चीटिंग हुई, वो चीटिंग भी नहीं था। तो वहाँ से बड़ा सारा, मतलब मैंने 2 ही टाइटल्स खेले। उसके बाद मैंने बताया कि जैसे मेरे को फाइनेंशियली बड़ा प्रॉब्लम था और मैंने बताया कि एक्सपेंसिव गेम है, सो बेल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑन माई शोल्डर्स। आई स्टार्टेड लर्निंग एंड डूइंग जॉब। फिर मेरा सब कुछ छूट गया। सो इवेंचुअली जब मैंने सारी चीज़ें कर ली तो फिर से मैंने फाइनलाइज किया कि आई अगेन सेटअप इन डू दिस। फिर मैंने जिम ओपन किया जी। जैसे कई इलाके होते हैं हमारे हिमाचल में जहाँ पे जिम नहीं होता है, काफ़ी दूर जिम होता है जी, लेकिन वहाँ के लोग जो कोई लड़का या लड़की है उसको मोटापा है, अगर वो पतला होना चाहता है या कोई बिल्कुल पतला है उसको बॉडी बनानी है लेकिन जिम नहीं है, तो उसके लिए डाइट प्लान बता दीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में बता दीजिए। डाइट प्लान तो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, राइट। तो उसके बारे में अगर मैं एक पर्टिकुलर डाइट प्लान बना दूं तो ये तो उनके लिए ही गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मैं उनके सेंटिमेंट्स के साथ भी खेल गया, प्लस उनको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे दैट वे। आप उनको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने बताया कि बिना स्टडी के कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो जिसको भी फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है, उसको 2-3 टॉपिक्स के ऊपर स्टडी करना ज़रूरी है। मैक्रोज, अगर वो मैक्रोज स्टडी कर ले, माइक्रोज स्टडी कर ले, ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्टडी कर ले और कैलोरीज को अंडरस्टैंड कर ले, ये 4 चीज़ें अगर उसने पढ़ ली तो फैट लॉस भी ईजिली कर सकता है और वेट गेन भी ईजिली कर सकता है। ठीक है जी। जैसे कोई लड़की जिम जाती है जी। हिमाचल की बात बता रहा हूँ, तो काफ़ी अफवाहें फैलती हैं, तो लड़कियाँ डर के मारे जिम नहीं जाती हैं। तो मैं ये सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपके जिम में कितनी लड़कियाँ हैं? अफवाहें लाइक मेरे को थोड़ा जैसे कि कोई ट्रेनर अच्छे नहीं होते, जी जी जी, या हम वीडियोस में देखते हैं तो वही अफवाहें कि ट्रेनर अच्छे नहीं होते या लड़कियों की मतलब वो कपड़े गलत पहन के जाती हैं, उसके बारे में। अरे ये हिमाचल का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मेरे को पूरे इंडिया का ही प्रॉब्लम लगता है ना। ऐसा है कि एक ऐसे मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ, ये मैंने बड़ा नोटिस किया इस बारे में ना। जब भी ना कोई लड़की कुछ कपड़े पहनती है तो उसके बारे में उसको ट्रोल करना शुरू कर देंगे या कुछ उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। हम संस्कृति को इस तरीके से लेके चल रहे हैं जो हमारे को किसने टीच किया है, हमारे को जो अंग्रेज टीच करके गए। ऑन द अदर साइड ऑफ फेंस, इफ आई टॉक अबाउट द फीमेल्स कि वो क्या अटायर क्या पहन रही हैं क्या नहीं पहन रही हैं, देखो उसकी ये पर्टिकुलर क्या है, उसका खुद का मर्जी है ना। मैं अगर उसको बोलूं कि आप ये नहीं पहनो वो नहीं पहनो, बस अगर इसको जोड़ दिया जाए किसके साथ, जिम के साथ जोड़ दिया जाए। एक लड़का है, अगर वो मान के चलो कि आर्म्स ट्रेन कर रहा है या उसके शोल्डर्स अच्छे हैं या बैक अच्छी है, तो वो शो ऑफ कर रहा है। तो एक लड़की है, ये हमारे फेवरेट पार्ट्स है ना। आप देखना कि बड़े सारे लोग हैं वो लड़के हैं वो लेग्स नहीं लगाते, क्योंकि उनका फेवरेट पार्ट जो है लेग्स नहीं है। उनको पता है कि जल्दी से शर्ट खोला, सलमान खान है, सारे के सारे दिखेंगे ऊपर से, ठीक है। तो ऊपर से बॉडी बनाते हैं, बहुत अच्छा बॉडी बनाते हैं। वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनके वो फेवरेट पार्ट्स हैं जिससे उनको खुशी मिलती है। सेम वे में फीमेल्स का जो बॉडी पार्ट्स हैं जो उनके फेवरेट हैं, इवन लड़कों के फेवरेट हैं। सेक्सुअली मैं इस चीज़ को सेक्सुअलिटी में नहीं घुसाना चाहता, इसको अगर थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पे देखें तो ज़्यादा बेटर है। ग्लूट्स हो गया, लेग्स हो गए, दीज आर द मसल्स जो फीमेल्स के फेवरेट बॉडी पार्ट्स हैं ना। लड़कों को भी वो अच्छे लगते हैं, लड़कियों को भी वो अच्छे लगते हैं। सो व्हेन दे आर शोइंग देम अप, तो आप क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्यों दिखा रहे हैं ना। या तो आप भी जिम में आओ तो पूरे के पूरे कपड़े पहन के आओ, आप मत शो ऑफ करो ना। मेरी अभी शादी हुई है रिसेंटली, मैंने पूरे अभी अगर मैं पालमपुर की बात करूं या कांगड़ा की बात करूं, इवन मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं, आई हैवंट सीन एनीबॉडी जिसके एब्स हों। मेरी वाइफ के एब्स हैं, है ना। शी वाज ऑफ 75 kgs। अच्छा। इसका गॉल ब्लैडर रिमूव है, गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, दोनों किडनीज में इसको स्टोन्स भी हैं, क्रेटिनिन बॉडी में बनता है, जिसकी वजह से हम इसकी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन या क्रेटिन तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते, है ना। तो बड़ा सारा मुश्किल था। सो शी हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम 75 to 53-54 kgs, है ना। स्टिल शी इज़ लर्निंग इट अप। वो न्यूट्रिशन स्टडी कर रही है अंडर मी, बायोमैकेनिक्स स्टडी कर रही है, बायो हैकिंग में मैं अनुभव भैया उसको हेल्प करते हैं। तो वो बड़ी सारी चीज़ें सीख रही है और वो कर रहा है।
बंदा करेगा तब जब आप उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओगे। अगर मैं इसको बोलूँ नहीं तूने को तो बुरखे में रहना है या मान के चलो कि ऐसा झुंड पकड़ के बैठना है, तो ये नहीं कर पाएगी, कैसे करेगी। और फिर हम सारे के सारे ये भी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी होने वाली वाइफ जो है ना वो फिजिकली बड़ी फिट हो, अट्रैक्टिव हो, ये भी हो, हम चाहते भी हैं और हम उनको दूर भी रखते हैं, तो ये कैसे चलेगा। ये तो बड़ा हिपोक्रेटिक जैसी हो गया ना। तो मेरे ख्याल से तो लोगों को ये थोड़ी सी मानसिकता बदलनी चाहिए, खुद पे कंट्रोल रख लो, वो ज़्यादा बेटर है ना, है ना। वो हमसे हो नहीं रहा है, हम लड़कियों के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप गलत हो, तो बड़ा कुछ नहीं बोल सकते। अगर मान के चलो कि मेरे को आज की डेट पे अगर देश छोड़ के जाने का ऐसा आए ना विचार, तो मैं बाहर जाके बसना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ का ना लोग, मान के चलो कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के भी जा रही है ना एक लड़की, तो उसको बड़ी गंदी नज़र से देखते हैं। कॉम्प्लीमेंटिंग करना किसी को अलग चीज़ है, बट यू आर हरासिंग समबडी, है ना, तो बड़ा खतरनाक है जी। आपके अखाड़ा जिम में कितने लड़के और कितने लड़कियां मेरे पास अभी सर्दियां थी, सर्दियों में मेरे पास थोड़ा सा क्राउड कम होता है, तो अभी मेरे पास है 160 के अराउंड, 160 के अराउंड। इसमें से लड़कियों का रेशियो बहुत कम है, लड़कियां हैं मेरे पास, चलिए कितनी होंगी, 20 लड़कियों की, हार्डली 20 लड़कियां। मेजोरिटी ऑफ लड़कों की है। लड़कियों के पीछे 2 रीजन हैं। एक तो रीज़न आपने बताया पिछले क्वेश्चन, क्या पता अभी ये पॉडकास्ट सुन के जब पालमपुर में ये वीडियो घूमे तो जी। और दूसरा, इसी माध्यम से आप ये भी बताना लड़कियों को कि कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेल्स का जो मेन हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, तो उनको ईजी है मसल बिल्ड करना या फैट लॉस करना। इनकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन इतनी जल्दी नहीं कर रहा होता, सो दे नीड टू गिव इट अ टाइम, है ना। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चारी को 2 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, तब जाके बॉडी बनी। अभी भी बड़ी सारी कमियां हैं, मैं देखता हूँ, तो बाकियों को नहीं लगती होंगी, मुझे तो दिखती हैं, है ना, इसको भी दिखती हैं। तो लड़कियों के केस में ऐसा है कि उनको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बरतना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। काफ़ी पेरेंट्स, काफ़ी डॉक्टर ये सुझाव देते हैं कि छोटे बच्चों को या लोगों को जिम नहीं जाना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, छोटे बच्चों के लिए तो मैं भी मना ही करता हूँ, क्योंकि अभी बॉडी के बॉर्न टेंडेंसीज के बड़े सारे आगे मेजर फैक्टर्स होते हैं ना। तो 14 साल से पहले आई डोंट कंसीडर 13-14 साल से पहले कोई किसी बच्चे को जाना चाहिए। बट एज फार एज देयर कंसर्न्स आर कंसर्न्ड, वो बड़ा खतरनाक है। जैसे मान के चलो कि इवन जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं वो मना नहीं करते हैं, जो बड़े अच्छे हैं और जो चीज़ों को समझते हैं, वो सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते, या एक पर्टिकुलरली अपना ना एक क्या नहीं बन जाते, कट्टर नहीं हो जाते, जो ओपनली चीज़ों को अडेप्ट करते हैं। मेरे पास से भी एक स्टूडेंट है, वो न्यूरोसर्जन है लोना में। अगर मैं तो ट्रेनिंग देने नहीं जाता, मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई एक ट्रेनिंग देने चले जाता है, तो वो ट्रेनिंग देते हैं। वो न्यूरोसर्जन है, मैंने जितना भी उनके लिए बायो हैकिंग करके रखा है या जितना भी उनके लिए सप्लीमेंट्स वगैरह बता के रखे हैं, वो सारे के सारे यूज़ कर रहे हैं, एंड शी इज़ फिट, है ना। दूसरे केस में ऐसा होता है कि हमारी ना थोड़ा सा इसमें, मैं पूरे तरीके से ऐसा नहीं बोल सकता कि पेरेंट्स गलत हैं या डॉक्टर्स गलत हैं। एक तो अफवाहें बड़ी जल्दी फैलती हैं, दूसरा हमारे RCM जो है, जो हमारा जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो चल रही है ना, मॉनिटरी जो कर रहा है, वो बड़ा थोड़ा सा विचार करने वाला है। क्योंकि आप बोल रहे हो कि एक इंसान को, एक जनरल इंसान को 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अब उस बंदे का वेट कितना है, कितना नहीं है, उसकी बॉडी का FFMI कितना है, फैट फ्री मास इंडेक्स कितना है, या वो बंदा कितना फिजिकली एक्टिव है, ये भी तो बड़ी सारी चीज़ें जिनको कंसर्न करने के लिए आना चाहिए था। तो ये बड़ी सारी चीज़ें जिनके बारे में बात करने की ज़रूरत है। और दूसरा क्या है कि इसमें ना, मैंने जैसे बताया कि पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि वो अफवाहों में चले जाते हैं और वो नहीं सुन रहे हैं। डॉक्टर्स की भी गलती है कि आपको जब बताना चाहिए तो आप फुली उन चीज़ों के बारे में बताओ, टीच देम आप अच्छे तरीके से कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसके पीछे का रीज़न तो दो। और तीसरी गलती जो है मेरे को लगता है कि ट्रेनर कोचेस की है। एक तो कोचेस पढ़े लिखे नहीं है ना। आप कोई रेगुलेटरी नहीं बैठा है, या कोई एंट्रेंस एग्जाम करवा लो ना आपको जिम में बैठने के लिए, वो आपको गुरुजी बनने के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो वो होता नहीं है। दूसरा क्या है कि आप कुछ भी बता देते हैं, बच्चों को बता दीजिए आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले लो। अरे बच्चा 18 साल का 19 साल का, इसके अंदर तो टेस्टोस्टेरोन भर के पड़ा है, आपको क्यों जरूरत पड़ रही है उसको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर देने की। आप बोल रहे हैं जी क्रेटिन ले लो, जी आपने क्रेटिन तो बेच दिया, आपने उससे पूछा कि आपकी क्रेटिनिन वैल्यू क्या है। आप एक बार उसका ब्लड टेस्ट करवाते ना, आप उसका क्रेटिनिन चेक करते कि कितना है कितना नहीं है, तो आपको आइडिया लगता। आप उसको बोल रहे हैं जी मल्टीविटामिन ले लो, आप पहले पता तो करो कि उसमें डेफिशिएंसी है कि नहीं है। अगर डेफिशिएंसी है तो कौन से मिनरल्स की और कौन से माइक्रोज की डेफिशिएंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले ना, तो बच्चे भी थोड़े से इंटेलिजेंट होंगे, उनके पेरेंट्स भी इंटेलिजेंट होंगे, और डॉक्टर भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, और शायद गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत बदलाव करे। तो ये है। पर्सनल ट्रेनिंग और नॉर्मल ट्रेनिंग में क्या अंतर है? ज़मीन आसमान का।
नॉर्मल ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि देखो अब जैसे मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ, मैंने बताया ना कि हमारे पास 150 प्लस स्टूडेंट्स हैं अभी। तो जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो 150 बच्चे को जो है वो ट्रेनिंग देना मुश्किल है। सभी को हम ना एक नज़र से नहीं देख सकते, मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास भी वो 24 आवर्स हैं, खुद की लाइफ के लिए भी हैं, हमारे को भी रेस्ट चाहिए, हमारे भी बड़ी सारी हमारी फैमिलीज़ भी हैं, हमारी फैमिलीज़ में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारे में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम जा रहे होते हैं। तो इन बिटवीन वो 160 बच्चों के ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना मुश्किल है। हाँ, ऐसा हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दे सकें। सामने से ये भी है इंपॉर्टेंट कि वो बच्चे जो हैं वो भी क्यूरियस हों जानने के लिए, उनका इंटरेस्ट नहीं तो हम भी कैसे सिखाएंगे, वहाँ पे मुश्किल है। और तीसरा क्या है कि अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग ले लो, पर ये सुझाव मैं उसी बच्चे को दूंगा जिसके पेरेंट्स अच्छा खासा कमा रहे हैं या जो खुद अच्छा खासा कमा रहा है। पेरेंट्स को तंग करके ना आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो मेरे सर पे भी दर्द हो जाता है ना। तो अपने पेरेंट्स से पूछो, अगर आपके पास है, अगर आप एक अच्छे कोच को हायर कर सकते हो, कम और अच्छा कोच हायर करो, वो आपको टेक्निकली सारी की सारी चीज़ें समझाएगा, वो बायोमैकेनिक्स अंडरस्टैंड करवाएगा, वो आपके फेशियास को माइंड में रखेगा, आपकी इस फिटनेस में, जैसे आप मार्शल आर्ट में तो आपको अंडरस्टैंड करवाएगा। अगर आप किसी से पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको बताएगा कि ट्विच मसल ट्रेनिंग किस तरीके से होती है। तो आपको स्लो ट्विच मसल्स भी चाहिए, फास्ट ट्विच मसल्स भी चाहिए, फ्लेक्सिंग के लिए वो आपको एकदम से जो अटैक करना है किसी पे, प्लस आपकी बॉडी में इंजरीज ना हो, वो स्लो ट्विच मसल्स को भी ट्रेन करवाएगा, आपको एनाटमी भी अंडरस्टैंड करवाएगा, है ना, आपको फेशियास के बारे में पढ़ाएगा, आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं, जैसे ड्रामेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, FST7 है, जर्मन वॉल्यूम्स हैं, उनके बारे में टीच करेगा। आपका मतलब आप ऐसा समझ लो कि अगर किसी बंदे ने पर्सनल ट्रेनिंग ले रखी है तो अब आपका काम सिर्फ न्यूट्रिशन का बचता है, आपका खाने का। सारी की सारी चीज़ें विल बी टेकन केयर ऑफ दैट गाय जो आपका कोच है। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको जिम आना है, वर्कआउट भी ऑलमोस्ट वही करवा देगा, चाहे जैसे मर्जी करवाए, चाहे डंडे के जोर पे करवाए, करवा देगा। और जो जितने भी मील्स हैं वो भी आपके प्रिपेयर कर देगा, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं होता। अब वो सामने वाला आपके लिए टेंशन ले रहा है, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है। आखिरी प्रश्न है जी। आजकल युवा जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं जी। तो उनको नशे से बचने के लिए जिम ज्वाइन जाना चाहिए या कोई और चीज़ है जिससे वो नशे से दूर रहें? आप अपने विचार दर्शकों को। इसमें ना मेरे विचार ना ऐसा डिवाइड हो जाएंगे। रीज़न क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि मेरा मूल स्वभाव जो है वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक है। एक ना मेरे को ऐसा लगता है कि युवाओं को और उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूँगा कि आप ना अपने बच्चे को स्किल्स के ऊपर काम करना सिखाओ। मैं ना ऐसा अंडरस्टैंड करते हैं हम कि पहले के टाइम पे ना 100 आदमी अगर रेशियो लेके चलते हैं, 100 आदमी हैं तो उसमें से 80 आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता था, वो 20-30% पढ़ते थे और उन सब की नौकरियां लग जाती थी, क्योंकि सप्लाई उतना था और डिमांड भी उतना ही था, तो हो जाता था काम। आज की डेट पे आप देखोगे कि 100 में से 90% बच्चा पढ़ रहा है और ये सोच रहा है, 90 का 90 बच्चा सोच रहा है कि मेरी जो है वो नौकरी लग जाएगी। गवर्नमेंट के पीछे तो पागल हो गए हैं। हाँ। है ना, कि गवर्नमेंट नौकरियां देगी। गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं होती नौकरियां देने की, है ना, हमारा काम है कि हम नौकरियां खुद जनरेट करें, राइट। तो वो 90% जो बच्चा है उसकी नौकरी तो लगेगी नहीं। रीज़न उसके पीछे ये है कि उसकी स्किल्स भी तो क्लियर होने चाहिए थे। आपने ग्रेजुएशन कर ली डजंट मीन कि आपके पास सब कुछ है ना। तो स्किल्स के ऊपर काम करना है। 2 स्किल्स के ऊपर काम करना ज़रूरी होता है। एक ऐसा स्किल जिससे आपको नॉलेज मिले और आप आगे कुछ ग्रो कर सकें प्रोफेशनली, और एक ऐसा स्किल जिसमें आपको बड़ी ज़्यादा खुशी मिलती हो, क्योंकि आजकल के लोग ना बड़े एंग्शियस हैं। चीज़ें, डिप्रेशन ज़्यादा है, या पता नहीं शायद पहले भी होता होगा, पहले के लोग इतना ओपनली नहीं बताते थे। आजकल का जो जेनजी है वो ईजिली बता देता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है और मेरे को ये ठीक करना है। लेकिन फिटनेस की बात की जाए, आई गेस फिटनेस के लिए हर एक आदमी को जाना चाहिए। या तो आप जिम कर लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ज़रूरी आप जिम ही करो, कर लो तो बहुत अच्छी बात है, हमारी की भी इनकम सोर्सेज बनेंगे और आपका भी काम चलेगा, अच्छी फिटनेस बनेगी, अच्छी फिजिक बनेगी, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, राइट। बट अगर आप जिम नहीं जाना चाहते तो आप कोई ना कोई ऐसा फिटनेस का काम जरूर करो। आप फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, आप मार्शल आर्ट्स में चल जाओ। मेरे पास MMA की क्लासेस होती हैं मॉर्निंग में 6 से 8 बजे तक, तो आप वो कर सकते हैं, MMA या बॉक्सिंग सीख सकते हैं मेरे पास, है ना। तो लेकिन आपको फिटनेस में होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें ना ख़राब हो चुकी हैं, हमारे को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। मेरा एक फ्रेंड है, वो बॉडी बिल्डिंग करता है, वो अभी है सिंगापुर में, तो वो बताता है कि हमारे यहाँ का जो खाना है और वहाँ के खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन स्नैक्स में इतना फ़र्क है। हमारे यहाँ के जो स्नैक्स होते हैं उसमें पाम ऑयल होता है, वहाँ का सेम टू सेम अगर यहाँ के लेज़ लिए तो उसमें पाम ऑयल निकलता है, वहाँ के लेज़ लिए तो वहाँ पे सनफ्लावर ऑयल निकल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे में, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमारे को, जब इतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा,
3 साल पहले मैंने थीसिस लिखे तो मेरे को 2-3 साल लगे थीसिस लिखने में। आजकल की डेट में वही सेम थीसिस 2 हफ्ते में लिख सकता हूँ या उससे भी कम में। चैट जीपीटी है, डॉक्टर्स ने थीसिस लिखे वहीं से लिखे हैं। अब कल को मैं बीमार पड़ जाता हूँ, ऑपरेशन थिएटर में जाऊँगा तो चांसेस हैं कि वही डॉक्टर जो है मेरा ऑपरेशन करेगा। जब उसको खुद ही नॉलेज नहीं होगा तो मेरा क्या करेगा? तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप हेल्दी रहो, आप फिट रहो, उनका भी काम बना रहेगा, आपका भी काम बना रहेगा, सारे फिट रहेंगे। तो फिटनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है उस वे से। आई कंसीडर कि सबको फिटनेस में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, चाहे वो जिम है, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हैं, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो बास्केटबॉल, कोई भी गेम है। एक प्रश्न हो रह गया है कि काफ़ी युवा जो हैं वो फास्ट फूड खाते हैं, जी, समोसा खाते हैं। क्या एक फिटनेस के लिए फास्ट फूड खाना ज़रूरी है? फिटनेस नहीं, मतलब एक नॉर्मल बंदे को रेगुलर, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि हर कोई फास्ट फूड खाता है। देखो बड़ी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में भी ना। मगर एक ऐसा बता देंगे कि थोड़ा सा आप फास्ट फूड ना खाओ तो कल को मेरे बच्चे पूछेंगे कि आप क्यों खाते हो, तो मेरे को क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, खाना तो नहीं चाहिए है ना, मैं गलती कर रहा हूँ, आप गलती मत करो, आप फास्ट फूड से थोड़ा सा आउट रखो। बट ऐसा भी नहीं कि आप ज़िंदगी को इतना टफली जीना शुरू कर दो कि आप इंजॉय करना ही भूल जाओ, वो भी नहीं हो सकता। आपको ये देखना होता है कि अभी हमारे इंडिया में प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ना टेस्ट नहीं करवाते हैं अपने। आपको पता ही नहीं है आपका लीवर फैटी है, आपको पता ही नहीं आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है लो है क्या है, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है नहीं है, आपको क्या एंग्जाइटी है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी बॉडी का डिजीज़ क्या है। तो अगर आप वो सारी की सारी चीज़ें मेजर करके रखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना स्टेप इन करना है और कितना पुश ऑफ करना है उस चीज़ में। मान के चलो कि अगर आपने साल में 1 या 2 बार नूडल्स खा लिए या मोमोज खा लिए या कुछ खा लिया तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है, आप कर सकते हो। बड़े सारे बॉडी बिल्डर्स हैं या बड़े सारे ऐसे एथलीट्स हैं या आर्मी पीपल हैं, दे ड्रिंक और वो ओकेजनली ड्रिंक कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप दारू पियो, बट ये है कि अगर वो ओकेजनली कर रहे हैं वंस इन अ वाइल जाके, वंस इन अ ब्लू मून, तो वो चल पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप मान के चलो अब आपको आदत ही लग गई है ना तो उससे बड़ी सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होगी। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आप डिप्रेशन के शिकार बनेंगे ही बनेंगे अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। तो आपको वो डोपामाइन रिलीज ही नहीं होगा, आपको ना घर का खाना अच्छा लगेगा ना बाहर का खाना अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ी दिनों में तो आप बाहर के खाने से भी हो जाओगे, आप बोर हो जाओगे, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर आप अवॉइड कर सको वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप बोलो कि ओकेजनली भी आप कभी ना खाओ तो प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपका कोई गोल है तो उसमें थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। मान लो किसी का फैट लॉस का गोल है, हम बोल रहे हैं कि आपको 1 मंथ में इतना फैट लॉस करना है, दूसरे हफ्ते में उसका कोई इक्वेशन आ गया, उसने खा लिया तो प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे नहीं करना है। इवेंचुअली मैं एक बात